Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I'm Prashant Jadhav. Today we are watching our fourth chapter in ninth history, forest society and colonism. This is our chapter's name, and now we are watching for this chapter. तो फॉरेस्ट सोसाइटी और उसके बाद कॉलोनिज्म क्या है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन. Take a quick look around your school and home and identify all the things that come from forests. The paper in the book you are reading, desks and tables, doors and windows, the dyes that colors your clothes, spices in your food. तो फॉरेस्ट का महत्व क्या है हमारे जीवन में? फॉरेस्ट यानी उसे हम जंगल कहते हैं. तो उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, यह हम यहाँ पर देख रहे हैं. यदि हम हमारे इर्द गिर्द यहाँ वहाँ देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हम उससे बहुत ही परिचित है. जैसे कि हमारे स्कूल के आसपास का जो जो पर्यावरण है उसमें क्या क्या आता है. बहुत सी वनस्पति आती है उसमें. और उसके बाद हमारे स्कूल में जो रीडिंग डेस्क है, टेबल्स है, डोर्स है, विंडोज़ है, और डाई जो कलर किया जाता है कपड़ों को, वो भी सब कुछ हमें इन पौधों से ही मिलता है. स्पाइसेस इन योर फूड्स, द सेल फोन wrapper of your toffee, tender lip in British gum, honey, coffee, टी एंड रबर. तो ये बहुत सी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है, यानी जंगल से हमको ये प्राप्त होती है. तो हम देखेंगे आगे. डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स विच कम्स फ्रॉम साल सीड्स. और जो चॉकलेट्स में यूज़ किया जाने वाला जो ऑयल है वो भी हमें इन फॉरेस्ट से ही मिलता है, यानी जंगल से ही मिलता है. साल नामक सीड से मिलता है. द tannin used to convert skins and hides into leather, or the herbs and the roots used the medical purposes. और ये जो सभी औषधीय वनस्पतियाँ हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है. मेडिकल पर्पस यानी मेडिसिनल जो उद्योग है उसमें ये यूज़ किया जाता है. Forests also provide bamboo wood for fuel, grass, charcoal, packaging fruits, flowering animals, wood for fuel, fuel, grass, charcoal, packaging fruits, flowers, animals, birds, and many other things. In the Amazon forest or the Western Ghats, it is possible to find many 500 different plant species in one forest patch. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है. हम वो यहाँ पर देखेंगे. A lot of this diversity is fast disappearing between 1700 and 1995, the period of industrialization. 3.9 million square kilometer forest, or 9.3% of the world total area, was cleared for industrial uses, civilization, pastures and fuel. तो बहुत ही नुकसान हो चुका है फॉरेस्ट का. 1700 और 1995 के बीच में जो काल था उस वक्त बहुत ही फॉरेस्ट का नुकसान हुआ है. तो उसके बाद डिफॉरेस्टेशन क्यों करना चाहिए हमें? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? यानी जो ये डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन यानी किस कारणवश हम पेड़ काटते हैं, तो वो काटने नहीं चाहिए. वो क्या है डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर हम देखेंगे. द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज ए डिफॉरेस्टेशन. यानी जो फॉरेस्ट में जो
पेड़ नहीं दिखाई देते हैं उसको कटाई करने के बाद पेड़ नहीं दिखाई देते हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इज़ नॉट अ रीसेंट प्रॉब्लम, ये अभी का प्रॉब्लम है, तो बहुत काल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। द प्रोसेस बिगन मैनी centuries ago, but under colonial rule is become more systematic and extensive। मगर अब जो कॉलोनियल रूल है यानी आधुनिक जो रूल है उसका सिस्टम ही बहुत निराला है। तो क्या है, लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो इसके कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन के क्या परिणाम होता है डिफॉरेस्टेशन का, ये हम यहाँ पर देखेंगे। लैंड बी इम्प्रूव्ड, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। तो लैंड इम्प्रूव्ड कैसी होती है हम यहाँ पर देखेंगे। इन 1600 अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडिया लैंड मास वाज अंडर कल्टिवेशन। तो लगभग 1/6 जो लैंड मास है वो कल्टिवेशन के नीचे आ चुका है, यानी वहाँ पर खेती की जा रही है। नाउ दैट फिगर हैज़ गॉन अप टू अबाउट हाफ, और ये जो फिगर है हाफ तक यानी आधा हो चुका है, बहुत बढ़ गया है। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द सेंचुरीज एंड द डिमांड ऑफ फॉर फूड वेंट अप। और ये पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है और अन्न की मात्रा भी बढ़ी है, उसके कारण यानी प्रोविजन बढ़ गई है। पीजन्स एक्सटेंडेड बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेशन, क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड इन कॉलोनियल पीरियड। और पीजेंट्स बढ़ रहे हैं और इस कॉलोनियल पीरियड में उनकी मांगे भी बढ़ रही है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कल्टिवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली एंड वैरायटी ऑफ रीजन्स was the British directly encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and the cotton. The demand for these crops increased 19th century Europe, where food grains were needed to feed to growing urban population and raw materials were required for industrial productions. And second, in the early 19th century, the colonial state through the forests were unproductive. They were considered to be wilderness that had to be brought under civilized cultivation so that the land could yield agriculture products and revenue and enhance the income of the state। और ब्रिटिशों के काल से ये लैंड का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशों ने भी यही जो स्ट्रैटेजी थी वो अपनाई थी। एक केवल इनकम आगे अपने सामने रखा था उन्होंने। सो बिटवीन 1880 एंड 1920 कल्टिवेटेड एरिया रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टर्स। और 1880 और 1920 के बीच में लगभग ये कल्टिवेशन का एरिया जो है 6.7 मिलियन हेक्टर्स तक पहुंच चुका था। We always see that the expansion of cultivation as sign of the progress, but we should not forget that the land of brought under the flow forest have to be cleared। और इसी के कारण जो फॉरेस्ट था वो क्लियर हो रहा है, यानी पेड़ों की कटाई बहुत ही हो रही है, तो ये हमें रोकनी चाहिए। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।